हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द रिमाइंडर सामान्य विज्ञान के चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। और ये पहला जो फिजिक्स का जो चैप्टर है मैकेनिक्स, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, मात्रक और बीमा, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, प्रत्यास्थता एवं सरलोलक और द्रवों के गुण, ये सारे आज जो है मैकेनिक्स के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको जो है एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग पढ़ लेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। और ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप लोग जो है चैप्टर वाइज अब जो है सामान्य विज्ञान भी खत्म कर सकें। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आप लोग को आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जो है यांत्रिक यानी कि मैकेनिक को पढ़ेंगे। इसमें जो है मात्रक एवं बीमा, गति के नियम और कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रत्यास्थता, उत्प्लावता और सरलोलक एवं द्रवों के गुण, ये सारे जो है इस अध्याय में आपको सम्मिलित किए गए हैं। तो टॉपिक आपको पता चल गया क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है एक। नेक्स्ट है, एम्पेयर मात्रक है। एम्पेयर किसका मात्रक है? तो एम्पेयर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट है, पारसेक जो है इकाई है। पारसेक इकाई किसकी इकाई है? पारसेक। तो पारसेक जो है इन चार ऑप्शनों में ये दूरी की इकाई है, यानी कि जो प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है पारसेक। एक पारसेक में जो होता है 3.26 जो होता है प्रकाश वर्ष होती है। या तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एक पारसेक बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये होता है एक पारसेक बराबर, मीटर में अगर लिखेंगे तो, और प्रकाश वर्ष में लिखेंगे तो कितना होगा? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होगा। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ये है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है यह इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट है, कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का एक मात्रक है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है यह लागू किया गया था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा का जो इकाई क्या होता है? एम्पेयर होता है। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति है, इसमें जो लेंस की इकाई होती है वो होता है डायोप्टर बोलते हैं इसको। जो हम लोग चश्मा पहनते हैं उसमें जो लेंस होता है उसको हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। नेक्स्ट है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, एम्पेयर मापने की इकाई है। एम्पेयर हम लोग कैसे मापेंगे? तो एम्पेयर को हम लोग मापेंगे विद्युत धारा को, हम लोग विद्युत धारा का जो इकाई होता है वो क्या होता है? एम्पेयर। और एम्पेयर से हम लोग नापते हैं विद्युत धारा को। नेक्स्ट है, यंग प्रतिष्ठा गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रतिष्ठा गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो निम्नलिखित युग्मों में से जो है किस भौतिक राशि की जो समान विमीय सूत्र नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल और दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा संवाहकता
गुणांक का बीमा है, तो उष्मा संवहकता गुणांक का जो बीमा क्या होता है, mLT3 थीटा पर थीटा होता है। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं mLT, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि m का मतलब होता है मास, l का मतलब होता है लेंथ और t का मतलब होता है टाइम। यानी कि यहाँ पर मास भी 0 है, लेंथ भी 0 है और टाइम जो है ये पर क्यू है, यानी कि 1/t3 ऐसे होता है, पर क्यू ऐसे बोलते हैं। और इसके अप्रोच में जो है बाई में, यानी कि रेशियो में जो है थीटा का जो मान होता है 1 होता है। तो उसमें समता गुणांक का बीमा क्या होता है, mLT-3 थीटा -1, या इसको बोल सकते हैं mLT पर क्यू पर थीटा, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, निम्नलिखित में से कौन। तो बल जो है एक वेक्टर मात्रता है, सदिश राशि है। बल जो है एक क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है, यह एक असदृश राशि है। तो यह एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है द्रव्यमान। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं, सदिश राशि कौन है, अदिश राशि कौन है, तो इसे ध्यान से देखिएगा जरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है। तो अदिश राशि निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन है, तो ऊर्जा हो जाएगा अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है यह एक संवेग जो होता है, संवेग एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सदिश राशि कौन है और अदिश राशि कौन है। तो जिसमें जो वो भौतिक राशि जो होता है जिसमें केवल परिणाम होता है, यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहेगा, यानी कि डायरेक्शन भी दिया रहेगा, तो वो जो हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो संवेग देखिए, तो संवेग जो है सदिश राशि है ना, तो इसमें दिशा भी है और इसका परिणाम भी है। लेकिन ऊर्जा का कोई दिशा है, ऊर्जा मेरे पास है, मान लीजिए किसी के शरीर में ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है, तो उसमें तो डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए वो क्या होता है, अदिश राशि हो जाता है। अब समझ में आया होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। हम अभी बताए थे आपको कि जो राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो यहाँ पे बोला है सदिश राशि नहीं है, तो अदिश राशि होगा वो, ये चारों में से। तो देखिए, वेग में तो दिशा होता है, बल में भी दिशा होता है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है, विस्थापन में भी दिशा होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का बोलते हैं विस्थापन। तो ये तीनों तो छट गया, बच गया कौन, आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग छाट करके टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ये चार ऑप्शन में से कौन है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है ये वेग हो जाएगा, समय में कोई दिशा नहीं होती है, लंबाई में भी कोई दिशा नहीं होती है और द्रव्यमान में भी कोई दिशा नहीं होता है। तो ये सारे क्या है, अदिश राशि है ये तीनों। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में जो है द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु होता है। तो क्या होता है उसका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो होगा वो कैसा होगा, वो समान त्वरण उसका होगा। अगर मान लीजिए भैकम है और वहाँ पर कोई भी वस्तु यानी कि भारी वस्तु या हल्का वस्तु गिराएंगे दोनों साथ, तो जो त्वरण के साथ आएगा वो समान त्वरण के साथ नीचे गिरेगी।
नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलना यानी कि जो झूला है वो दोलन, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो अगर लड़की झूला पर बैठे हुई है और झूल रही है तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर वो खड़ा हो जाए अचानक से तो क्या होगा, तो दोलन का आवर्तकाल जो है ना, मतलब कि दोलन जो हो रहा था ऐसे ऐसे, तो ये दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो उतर गई और वहीं पर खड़ा हो गया, तो दोलन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आवर्तकाल उसका, यानी कि तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है तो मेज का जो कोणीय वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर जो प्रभाव होगा क्या होगा, वो कम हो जाएगा। जैसे कि लड़की झूला पर बैठी हुई थी और वो अचानक से खड़ी हो गई तो वो भी कम हो गया था आवर्तकाल उसका, इसी तरह से ये भी काम करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु का वेग जो है दुगना कर देंगे तो क्या होगा, संवेग दुगना हो जाएगा उसका और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों सही है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों। अगर किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में जो अंतर होता है तो वो क्यों होता है, तो वो होता है द्रव्यमान स्थिर रहता है उसका, जबकि भार अपरिवर्तित होता है, इसीलिए क्या होता है, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कोई उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह जो है यह न्यूटन के कौन से नियम हैं, तो न्यूटन के गति का कौन सा नियम है ये, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा तब तक इस कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना सक्रिय हो। यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका टिक आउट करेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। तो किसी असंतुलित बल के द्वारा जो है पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, तो ये त्वरण जो होगा बल के अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है, तो ये जो है न्यूटन का तृतीय नियम है, ये सभी को पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के गति के जो है तृतीय नियम के कारण संभव है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम लोग नदी में हाथ पैर मारते हैं तो पानी भी उसी तरह से हमको ढकेलती है आगे की तरफ, इसीलिए क्या होता है, जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। तो यह कथन जो है, यह कथन कैसा कथन है, तो यह जो है न्यूटन का कथन है। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है, यह कथन न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, सही बात है। द्वितीय नियम से जो है बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, ये भी सही है। तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, सही बात है। यानी कि तीनों जो कथन है ये तीनों कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। किसी भी पिंड के गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं, जिससे वो क्या होता है, सीधी रेखा में विराम तथा एक समान गति में स्थिति में एक समान गति की स्थिति में वह किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल से जो है वो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो है आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। तो अगर गतिमान वाहन है वो अगर अचानक रुक जाता है तो व्यक्ति जो है
सामने की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण क्या है? यात्री के शरीर का निचला भाग जो है वह रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहता है। इसीलिए क्या होता है, वो व्यक्ति नीचे आगे गिर जाता है। तो इसी कारण जो है यात्री सामने की ओर गिर पड़ता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। मतलब कि अगर आदमी अगर ये है और इधर से बॉल आ रहा है तो ये अपने हाथ को इसी डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेगा ताकि बॉल जो है विश्राम अवस्था की स्थिति में आ सके। नेक्स्ट है, बल निम्नलिखित में से किसका गुणधर्म है? तो फोर्स जो होता है किसका गुणनफल होता है? तो आप सभी को पता होगा, द्रव्यमान इनटू त्वरण का गुणनफल होता है फोर्स, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है फोर्स। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित रहता है। तो जब कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा पर उतरता है तो उसका शरीर में क्या उपस्थित होता है? तो उसका शरीर का जो भार जो है घट जाता है पर मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि वेट जो होगा कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/6 होता है। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान जो है 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जो जाकर के उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 इसका गुणनफल होता है। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? अगर भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की यानी कि पोलों के ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन। तो शरीर का वजन क्या होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है। दूसरा कथन क्या है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। तीसरा है, विषुवतीय रेखा पर अधिकतम होता है। और चौथा क्या है? मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? तो एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है, यानी कि बहुत ही कम है। चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है पृथ्वी की तल के गुरुत्वाकर्षण के सामने वो बहुत ही कम है, यानी कि अल्प संख्या में है। तो इसीलिए क्या होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण वो अधिक छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि अगर पहाड़ी पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, अगर ये पहाड़ है तो अगर इस पर कोई व्यक्ति अगर चढ़ रहा है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं झुक के चलेगा तो सीधा अगर चलेगा तो वो डायरेक्ट गिर जाएगा, और झुक के चलेगा मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके तो वो नहीं गिरेगा। इसी कारण क्या होता है, पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है, क्यों कि वो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाने के लिए अपना। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो जाड़े की रात जो होता है उसमें अधिक ठंडा पड़ने पर क्या होता है, पानी का जो पाइप है वो फट जाता है, क्यों? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जमने के बाद पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, तो ये तो कभी नहीं होगा। तो जमने के बाद जो है पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा कथन है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये हो सकता है, क्योंकि जमने के बाद क्या होता है, पानी का आयतन बढ़ता है, इसी कारण क्या होगा, पाइप फट जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है, ये तो कभी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि अगर पानी से भरा हुआ एक बोतल है, अगर ये पानी से भरा एक बोतल है, इस पर डॉट लगा हुआ है यानी कि बंद है,
तो जमने पर यह क्या होगा, टूट जाएगा। डॉट लगा हुआ है और जमने के बाद यह टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जमने के बाद जो है जल का आयतन जो है बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी बोतल है उसको मान लीजिए ये इसका आयतन यहाँ तक है लास्ट, तो आप बोतल को यहीं तक भर करके रखिए ताकि थोड़ा सा कम भरना है, नहीं तो जब भी पानी का आयतन बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा आराम से, तो जमने के बाद नहीं फटेगा। अगर पूरा भरा हुआ रहेगा पानी तो क्या होगा, जमने के बाद जल का आयतन बढ़ता है तो क्या होगा, कोई भी बोतल हो वो फट जाएगा। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ जो है पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो बीकर में पानी का तल जो है उतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि इसे मैंने अभी भी बताया था आप लोग को, क्योंकि जो है पानी जमने पर फैलता है, इसी के कारण क्या होगा, बोतल टूट जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसी कारण क्या है, बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ का स्तर क्या होगा। अगर एक नदी में चलता हुआ जहाज़ अगर समुद्र में आ जाए तो जहाज़ का स्तर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्यों? तो लोहे का कील जो है पारा पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है तथा पारा से कम होता है। लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है तथा पारा से कम होता है, इसीलिए क्या होता है, पारा में वह तैरता रहता है लेकिन पानी में वह डूब जाता है लोहा। नेक्स्ट है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा। तो अगर पानी में जो है काफ़ी मात्रा में नमक मिला रहेगा तो अंडा क्या होगा, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा पानी में तैरता रहेगा। नेक्स्ट है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्योंकि जो बर्फ़ होता है पानी में तैरता है, पर अगर अल्कोहल में अगर उसको डाल देंगे तो क्या होगा, वह डूब जाती है अल्कोहल में। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसी कारण क्या होता है, अल्कोहल में बर्फ़ जो है डूब जाता है। नेक्स्ट है, स्टील की गोली पारे में तैरती है। क्योंकि स्टील का जो गोली है वो पारा में तैरता है। क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम किस पर होगा, तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। अगर वस्तु का मात्रा अगर बदलेंगे तो उसका जो है घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, तैराक को पानी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। अगर कोई तैराक है यानी कि स्विमर है, उसको नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि जो है समुद्र पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसी कारण क्या होता है, वो समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरता है उसका कारण क्या है, तो बादलों का तैरना जो है उसके घनत्व के कारण वो तैरता है। नेक्स्ट है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का जो है कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो आइसबर्ग का जो है 1/9 भाग जो है समुद्र सतह से ऊपर रहता है। नेक्स्ट है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्योंकि अगर बांध की दीवार अगर पतली बना देंगे नीचे में तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। क्योंकि गहराई जो रहता है, मान लीजिए ये बांध है और यहाँ पर पूरा पानी जमा हुआ है, अगर यहाँ पर अगर पतला दीवार रहेगा, मतलब पतला रहेगा, उसका थिकनेस जो है पतला रहे दीवार का, तो गहराई बढ़ने से क्या होता है, दरों का दाब भी बढ़ जाता है। गहराई जितना रहेगा उससे ज़्यादा जो है दरों का दाब भी बढ़ता है, तो क्या होगा, वो तोड़ देगा नीचे से ही। तो इसीलिए क्या होगा, बांध की दीवार जो है
इसीलिए मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ जो है द्रव का दाब जो है यानी कि प्रेशर बढ़ता है इसी कारण से। नेक्स्ट है बर्फ़ का स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। तो बर्फ़ पर स्कैटरिंग जो हम लोग करते हैं, जो जूता पहनकर हम लोग स्कैटरिंग करते हैं, चलते हैं, तो यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। दाब अगर बढ़ेगा बर्फ़ पर तो क्या होगा, तो बर्फ़ जो है घट जाता है, इसीलिए यही प्रदर्शित करता है। तो वो पानी बनेगा और क्या होगा, वो गलेगा, तो इसलिए हम लोग स्कैटरिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि भारी हिमखंड जो होता है शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। मतलब कि अगर कोई भी अगर मान लीजिए पर्वत है जिसमें हिमखंड है वो, तो ये ऊपर से नहीं पिघल करके नीचे से पिघलता है। क्यों? क्योंकि जो है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण इसका गलनांक भी घट जाता है, इसीलिए नीचे से ही पिघलता है वो। नेक्स्ट है बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो बर्फ़ का जो अगर दो टुकड़ा है, यानी कि अगर ये पहला बर्फ़ है और ये दूसरा बर्फ़ है, इसको अगर आपस में दबाएंगे, टुकड़े को आपस में दबा करके पकड़ेंगे यानी कि प्रेशर देंगे दोनों को, तो ये क्या होगा, ये चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है और ये दोनों चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे कि क्या हो। तो रेल का पटरी जो होता है आप लोग देखे होंगे, ये पटरी है, मान लीजिए यहाँ पर नीचे में दिखा हुआ होगा आपको, मोटा मोटा लकड़ी लगाया जाता है इसके नीचे, पटरी के नीचे। तो ये लकड़ी या कंक्रीट का होता है हमेशा, तो इसका पट्टियाँ क्यों लगाई जाती है, जिससे कि क्या हो, तो जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया बल दाब कम हो जाए। यानी कि अगर रेलगाड़ी द्वारा इस पर रेलगाड़ी अगर चलाएंगे तो क्या होगा, इस पर दाब जो है कम कर सके और ये प्रेशर होकर के नीचे धंसे नहीं, इसीलिए ये लगाया जाता है पट्टी को। लकड़ी के पट्टी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, क्योंकि रेलगाड़ी के द्वारा जो लगाया गया बल है वो कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुँह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो पहाड़ों पर जो है व्यक्तियों के नाक या मुंह से जो है खून निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है। उसके ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुमंडल दाब घटता है, इसी कारण से क्या होता है, नाक और मुंह से जो है खून निकल सकता है। क्योंकि अगर हाइट अगर बढ़ते जाएगा पहाड़ तो ऊंचा होता है, और इस पर अगर चढ़ते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर तो वायुमंडल दाब प्रेशर यानी कम होगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब घट जाएगा और क्या होगा, इसी कारण से वो सहन नहीं कर पा करके वहाँ से ब्लडिंग होने लगेगा, मुंह से और नाक से ब्लडिंग होने लगेगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन के स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि हवाई जहाज़ में जो है फाउंटेन पेन के जो स्याही है बाहर निकल जाती है, क्योंकि जो है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, इसी कारण से क्या होता है, फाउंटेन पेन की स्याही जो है बाहर निकल जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान यानी कि स्मॉल जी का मान कितना होगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या अगर उसका 1% कम कर दे तो पृथ्वी का जो तल है, तल पर जो है स्मॉल जी का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो ऊंचाई के जगहों पर जो है पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही तापक्रम जो होता है उसी पर उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाता है। मान लीजिए अगर हम लोग घर में अगर बनाते हैं तो यहाँ पर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी ये क्या होगा, पानी उबलने लगता है। यानी कि यहाँ पर उबलने का यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर पहाड़ पर चले जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो वहाँ पर कम टेम्परेचर में उबलने लगेगा। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडल में जितना दाब होता है उससे अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब बनेगा वो कैसा बनेगा, वायुमंडल दाब से अधिक बनेगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या होता है,
इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जो खाना है जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में खाना बनाने के दौरान। नेक्स्ट है वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा। अगर वायुमंडलीय दाब का जो रीडिंग होता है वो अचानक से गिर जाए तो क्या संकेत होता है उसके कारण, तो तूफान आएगी, यही इसका संकेत होता है। उड़ान भरने से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, यानी कि उसका वर्किंग जो है वायुदाब बढ़ाने के लिए उसे दौड़ाया जाता है दौड़ मार्ग पर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्योंकि तो हाइड्रोजन से भरा जो रबर का गुब्बारा होता है वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन भरा रहता है तो वायु दाब क्या होगा, वो घट जाता है, इसीलिए वो गुब्बारा ऊपर में जाकर के फट जाता है। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण जो होता है उसके नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा उसमें रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को, ये चारों ऑप्शन में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिंचा हुआ जो धनुष होता है उसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होता है। चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा होगा, चलता हुआ हथौड़ा यानी कि चलाता हुआ हथौड़ा जो है उसमें गतिज ऊर्जा होगा, बहता हुआ पानी उसमें गतिज ऊर्जा होगा। ये तीनों तो ऐसे ही छड़ गया, तो किस में नहीं होगा, खिंचा हुआ धनुष जो है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगा। नेक्स्ट है जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जब एक चल वस्तु की गति जो है दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्योंकि सीढ़ी पर जब हम लोग चढ़ते हैं उसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि जो है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसीलिए। तो व्यक्ति जो है गुरुत्व के विरोध कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरोध कार्य करता है, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है इस कथन को वैध ठहराता है। तो द्रव्यमान ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान का ना ही सृजन कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। यह कौन से नियम का कथन है जिसमें यह सही बैठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है इसी में बैठता है। द्रव्यमान ना तो सृजन किया जाता है और ना ही इसे विनाश किया जाता है, ना ही इसे विनाश कर सकते हैं। तो यह जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। जब दूध को हम लोग अगर बिलोएंगे, यानी कि पहले ज़माना में देखिएगा एक बड़ा सा डेगची में दूध डाला हुआ है और इसमें एक डंटा दिया होता है और दोनों तरफ से खींचा जाता है। तो जब दूध को बिलोया जाता है, मतलब घुमाया जाता है, तो मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है केंद्रपासारी बल जो है, यानी कि केंद्रपासारी बल, यानी कि सेंट्रलाइज्ड फोर्स जो होता है उसी के कारण जो है ये मक्खन जो है दूध से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय जो है झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से जो क्रीम निकालते हैं उसमें कौन सा बल लगता है। तो उसमें जो है अपकेंद्रित बल लगता है। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रित सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है। तो सरौता और जो चिमटा है निम्न में से किस उत्तोलक से संबंधित है। तो सरौता और चिमटा जो है, यानी कि सरौता जो है द्वितीय उत्तोलक से और चिमटा जो है तृतीय प्रकार से उत्तोलक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है। तो पृथ्वी तल से जो पलायन वेग का जो मान होता है वो कितना होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग पृथ्वी तल से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से कोई भी चीज़ को
आसमान की तरफ फेंकेंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट है भू स्थित उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो यह होता है 24 घंटे इसका आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पृथ्वी तल पर वो कभी नहीं लौटेगा अगर हम लोग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से कोई भी वस्तु को फेंकते हैं पृथ्वी तल से। तो नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो लिफ्ट पर बैठा हुआ कोई भी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जो है अपना भार कब अधिक मालूम उसे पड़े? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित होती गति से ऊपर जा रही हो तब व्यक्ति को अपना भार मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो लिफ्ट में जो है किसी व्यक्ति का जो है प्रत्यक्ष भार जो है वास्तविक भार से कम होता है जब जो है लिफ्ट कैसा गति करता हो? तो लिफ्ट जो है त्वरण के साथ अगर नीचे आता हो तब उसका जो भार जो है वास्तविक भार की अपेक्षा जो है कम मालूम उसे लगेगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है निम्नांकित में से ये चारों में से ये कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर जो है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है। नेक्स्ट है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसी के कारण क्या होता है कोई भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा हुआ चला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो भाग है वो 1/6 चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। यानी कि अगर पृथ्वी पर अगर कोई भी वस्तु का भार जो है 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है लोलक की आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड निर्भर करती है। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है उसके। नेक्स्ट है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाता है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है लोलक की घड़ियाँ जो होता है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है। चाहे किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो अगर किसी सरल लोलक का जो लंबाई जो है 4% बढ़ा देंगे तो उसका जो आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो यदि लोलक की लंबाई जो 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के जो झूलने का जो समय है वो दुगना होता है। नेक्स्ट है एक कण का द्रव्यमान जिसको हम लोग एम से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को मास, और संवेग यानी कि पी बोलते हैं इसको, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा क्या होगा? p²/2m इसका गतिज ऊर्जा होगा, यानी कि p² रेशियो 2pm में इसका गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है हुक का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो है ये 4 ऑप्शन में ये किससे संबंधित है? हुक का नियम तो प्रत्यास्था से संबंधित है हुक का नियम। चाहे तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि जो है तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए तेल जो है जल पर फैल जाता है। नेक्स्ट है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो द्रव का जो बूंद होता है उसका आकृति गोलाकार होता है, तो इसका जो द्रव का बूंद जो है इसका आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण यह आता है, गोल हो जाता है। नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह क्या करता है? लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जो स्थिर पानी है उसमें मिट्टी का तेल अगर डाल देंगे तो क्या होगा? मच्छर कम हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? लार्वा में सांस का, क्योंकि जो है लार्वा के सांस में बाधा डालता है मिट्टी का तेल, इसी कारण क्या होता है? मच्छर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश जो होता है
उसके बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पानी से जब भी हम लोग शेविंग ब्रश को निकालते हैं तो उसका बाल जो है आपस में क्यों चिपक जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण उसका बाल जो है आपस में चिपक जाता है। नेक्स्ट है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। तो स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक जो है गेंद को हवा में ऊपर फेंकता है सीधे, तो गेंद गिरेगा। तो गेंद कहाँ गिरेगा? उसके हाथ में ही गिरेगा। नेक्स्ट है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो सुई का जो है पानी के ऊपर तैरने का कारण जो है उसके पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई जो है पानी में तैरता है। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो कपूर के जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर नाचते हैं, क्यों? क्योंकि जो है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, कपूर के टुकड़े जो होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो जल की सतह पर नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। नेक्स्ट है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो साबुन को जल में घोलने पर जो है पृष्ठ तनाव जो होगा घट जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहाँ पर, इसी के कारण वह सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है, यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल की सतह की ऊंचाई होगी। तो केस नली का जो व्यास है उसको दुगना कर देंगे तो उससे चढ़ने वाला जो जल का सतह होगा वो क्या होगा? आधी रह जाएगी। जल का जो सतह चढ़ेगा उस पर आधी रह जाएगी वो। नेक्स्ट है, सहायता की इकाई क्या होती है? तो सहायता की इकाई होती है पॉइल-जूली। पॉइल-जूली जो है सहायता की इकाई होती है। नेक्स्ट है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, क्योंकि लैंप की बत्ती जो होता है उसमें तेल चढ़ता है, क्यों? क्योंकि कैसी तत्वों के क्रिया के कारण जो होता है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पानी में जो है लोहे की सुई अगर देंगे तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, लेकिन जहाज जो है लोहा से बना होता है पूरा, फिर भी वह जो है तैरता रहता है। तो यह जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पानी में अगर लोहे का सुई अगर डालेंगे तो वो डूब जाती है, और लेकिन अगर जहाज जो है जो पूरा लोहा से बना हुआ है उसको पानी में अगर चल रहा है वो तो नहीं डूबता है, क्यों? यह जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह? तो यह काम करता है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर, यह जो है काम करता है, इसीलिए क्या होता है जहाज तैरता रहता है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है उत्प्लवन का नियम से संबंधित है यह। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किस पर काम करता है? तो यह जो सिद्धांत है यह आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राय उछाल मात्रा निर्भर करती है। तो क्यों निर्भर करती है उछाल मात्रा? क्योंकि जो है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर वह है उछाल की मात्रा उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने किसके बराबर? आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, या भार के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो वो अगर अपने आयतन के बराबर अगर वो पानी हटा दे नाव तो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक है वो किस देश से संबंधित है? तो वह जो है ग्रीस देश से संबंधित है आर्किमिडीज। नेक्स्ट है, पावर यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो वाट जो है समतुल्य होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर क्यू से होता है। नेक्स्ट है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला जो है उसका आकार कैसा हो जाएगा? तो उसका आकार वही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो एक केस नली में जो है जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण जो है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए जो तरल ऊपर चढ़ता है लेकिन जल जो है ऊपर नहीं चढ़ता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया था इसको
प्रतिपादित किया था न्यूटन ने। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोग्राम पर सेकेंड होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने इसे पढ़ चुका था। नेक्स्ट है पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है यह इकाई है दाब की, यानी कि प्रेशर की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, तो यह किसके समतुल्य होगा, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या किसके समतुल्य होगा, तो यह जो समतुल्य होगा 0.1 बार के समतुल्य होगा, यानी कि 0.1 बार इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से हम लोग जो मापते हैं वो मापते हैं जल का बहाव को मापते हैं। क्यूसेक से क्या मापेंगे हम लोग, जल अगर कितना स्पीड में बह रहा है उसके स्पीड को मापते हैं क्यूसेक के द्वारा। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार क्या होता है, तो किसी पिंड का जो भार है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा, तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो होता है घट जाता है। नेक्स्ट है एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्र बल जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह जो अपकेंद्र जो है बल यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो स्वचालित जो कलाई घड़ी होती है जो हम लोग हाथ में पहनते हैं उसमें जो ऊर्जा होता है वो कैसा होता है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होगा, तो जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, तो पानी का जो सतह है ऊपर से भारी हो गई है। नेक्स्ट है भारहीनता होती है, तो भारहीनता क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति क्या होता है उसी को बोलते हैं हम लोग भारहीनता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि डेंसिटी इसका जो है सबसे ज़्यादा होता है स्टील का। नेक्स्ट है अंडा जो है मृत जल में डूब जाता है किंतु नमक के साद्र घोल में तैरता है, क्योंकि जो है अंडा जो है मृदु जल यानी कि नॉर्मल पानी में डूब जाता है किंतु जो है नमक के सांद्र घोल में जो है वह तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए वो होता है अंडा जो है तैरते रहता है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर मात्रक है किसका, तो न्यूटन मीटर मात्रक है या मात्रक है ऊर्जा का। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण जो है किसके बराबर होता है, तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है यह बराबर होता है 2ke/ओमेगा² से, तो 2ke/ओमेगा² के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल दाब नहीं है, क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए क्या है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर यानी कि HP किसके बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं HP या किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर में से एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के जो पत्थर हैं दो पत्थर उसको एक ही भवन के शिखर से गिराया जाएगा तो क्या होगा, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के जो दो पत्थर है उसको एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा, तो दोनों पत्थर जो है ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, तो पेट्रोल जो है पेट्रोल द्रव इसका घनत्व सबसे कम होता है। स्वच्छ जल, नमकीन जल और मरकरी ये सबसे कम होता है पेट्रोल का घनत्व। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय जो आधारित है यह आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा जो है स्याही जो है सोखने में क्या शामिल होता है, तो उसका केसी तत्व अभिक्रिया जो परिघटना होता है उसी के द्वारा जो होता है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने का शामिल होता है। नेक्स्ट है एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, तो एक गेंद को हम लोग क्षैतिज के किस कोण से फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर पाएगा, तो इसको हम लोग जो है 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी वह तय कर पाएगा।
नेक्स्ट है एंगस्ट्रम मापता है। तो एंगस्ट्रम जो है वो क्या मापता है? तो एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य को मापता है।